पिछले दिन के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने कुटज निबंध का सारांश पढ़ा था और लेखक परिचय। आज हम ये निबंध पढ़ेंगे और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस की व्याख्या भी पढ़ेंगे। तो आज पढ़ते हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। शोभा निकेतन यानी यहाँ पे लेखक ने पर्वत को शोभा निकेतन इसलिए कहा है क्योंकि उनके अनुसार पर्वत प्रकृति के केंद्र होते हैं और उनकी शोभा बड़ी मनभावन होती है, इसलिए उन्हें शोभा निकेतन कहा गया है। और फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। तो मानदंड भी इसलिए इसको यहाँ कहा जा रहा है क्योंकि जैसा कि लेखक ने कहा है कि पर्वत प्रकृति के केंद्र होते हैं। तो मानदंड भी जो होता है, बीच का जो हिस्सा होता है दोनों तरफ बराबर बराबर भाग होते हैं और बीच से हम लोग उसको उठा के कोई चीज़ नापते हैं। तो इसीलिए अगर पर्वत केंद्र हैं तो उसे लेखक मानदंड का रूप दे रहे हैं। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाददेश में यह श्रृंखला दूर तक लोटी हुई है। लोग इसे शिवालिक कहते हैं। शिवालिक का अर्थ है शिवालिक शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। शपादलक्ष या 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं। मालगुजारी का इलाका यानी जहाँ खेती बाड़ी होती है, और यह इलाका लेखक इसलिए इसे नहीं कह रहा है मालगुजारी का इलाका क्योंकि वह इलाका बहुत सूखा हुआ है, पथरीला है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये मालगुजारी वाला इलाका तो लगता नहीं। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, निरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत, अलकनंदा नदी का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिष्ट महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। यहाँ लेखक ने इन पर्वत श्रृंखलाओं की बराबरी महादेव के जटाओं से किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें ये पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे वे महादेव के अलग जाल यानी लटाओं के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। दूब तक सूख गई है। दूब यानी घास भी सूख गई है। वहाँ का इलाका इतना सूखा है। और वे कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसे अज्ञात, माने जो उनकी जानकारी में नहीं है, जो उन्हें नहीं पता है, ऐसे कुछ पेड़ खड़े दिख रहे हैं जिनका उन्हें गोत्र यानी कोई पता नहीं है उनके बारे में कोई उन्हें परिचित नहीं है उन पेड़ों से। लेखक उनका कहना है कि उनका गोत्र झाड़ झंखाड़ और नाम कुछ उन्हें नहीं पता है। बस कुछ झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े दिख रहे हैं। बेहया वे इसलिए उस पेड़ को कह रहे हैं क्योंकि वो जो परिस्थिति है वहाँ किसी पौधे या हरियाली के एकदम विपरीत परिस्थितियाँ हैं होने के लिए। काली काली चट्टानें और बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती है। रस कहाँ यानी वहाँ थोड़ी सी भी नमी नहीं है जिसमें घास भी हो सके।
वे कहते हैं कि दूब तक सूख गई है। ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास ये निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया हैं क्या या मस्त मौला हैं। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस ग्वहर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त हैं, तो यहाँ पे लेखक ने शिवालिक पर्वत भूमि पर जो चारों तरफ हरे भरे फूलों से लदे कुटज के वृक्षों को देखकर कहा है। उन्हें देखकर वे थोड़े से आश्चर्य तो हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इस शुष्क धरती पर भयंकर ग्रीष्म के ताप को सहकर भी हरा भरा और झूमते रहने का जो कठिन कार्य है, ये पौधे कर रहे हैं। लेखक के अनुसार अकारण हंसने वाले को लोग बेहया कहते हैं। यह बात पूरी तरह सच नहीं है। जो लोग ऊपर से बेहया दिखाई देते हैं वे भी वास्तव में बहुत गंभीर होते हैं। उनके चिंतन की जड़ बहुत गहरी होती है। कुटज भी इसी कोटि का मस्त मौला वृक्ष है, जिसकी जड़ें पाषाण को फोड़कर काफ़ी गहराई तक घुसी हुई होती हैं और अपने लिए उस इतनी गहराई वाली जगह से जीवन जल खोज लाते हैं ये पौधे। इनकी हरियाली और फूलों से गहराए जाने का यही राज है। तो आगे बढ़ते हैं। शिवालिक की सूखी निरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कराता जान पड़ता है। पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। यहाँ पे जो लेखक कहते हैं कि शिवालिक की सूखी निरस पहाड़ियाँ, यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से शिवालिक की पर्वतीय भूमि शुष्क और निरस है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हरा भरा हरी भरी वनस्पतियों का उगना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। यही कारण है कि यहाँ पर उगी हुई वनस्पतियाँ लेखक के आश्चर्य का कारण बनती हैं। लेखक ऐसे वृक्षों को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ के वृक्ष कोई साधारण नहीं है। शिवालिक की शुष्क एवं कठोर भूमि में लहराते ये वृक्ष कुछ विशेष जीवन शक्ति के एहसास रखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे अपनी मस्ती में मस्त हैं। उन्हें सांसारिक झंझटों की कोई परवाह नहीं। लेखक वहाँ पर उगे वृक्षों के नाम एवं कुल से एकदम अपरिचित है, परंतु उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे लेखक से परिचित हैं। इन्हीं वृक्ष मंडली में एक नाटे कद का हरा भरा चौड़ी पत्ती वाला फूलों से लदा हुआ एक अनोखी अदा से मुस्कुराता हुआ एक वृक्ष है। ऐसा लहक रहा है कि मानो वह कह रहा है कि वह लेखक से परिचित है। कहता है अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, और कहता है कि वो शायद तुम मुझे शायद पहचानते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले वही कहता है कि मुस्कुराता जान पड़ता है, पूछ रहा है कि तुम मुझे नहीं पहचानते। मतलब लेखक तो उसे अपरिचित है, लेकिन वो उनसे पूछते हैं वे पौधे कि लेखक शायद उनको पहचानते हैं। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लेखक आगे इसमें लिखते हैं इस निबंध में
ये पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ, नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया। स्मृतियों के पंख फैलाकर, लेकिन यहाँ पे जो लेखक कहता है कि पहचानता हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, तो यहाँ पे लेखक उस वृक्ष को देखकर ये कहते हैं कि शिवालिक की जो भूमि है उसमें उगे और मस्ती में झूमते हुए वृक्ष को वह अच्छी तरह पहचानते हैं। वह उन्हें उस निर्जन उजड़े क्षेत्र का साथी मानते हैं। लेखक अपने मन की कमज़ोरी को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह प्रायः किसी का नाम जल्दी भूल जाते हैं। यही कारण है कि उजाड़ के साथ ही वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही नीरस सूखा हुआ स्थान है। तो कहते हैं कि उजाड़ के साथ ही उस वृक्ष का नाम उन्हें स्मरण नहीं आ रहा है। लेखक का मंतव्य है कि किसी के पहचान के लिए दो ही साधन हैं, रूप और नाम। हम किसी को या तो चेहरे से पहचानते हैं या नाम से। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को चेहरे से पहचान लेकिन उसका नाम नहीं जानते, और बहुत बार होता है कि हम लोग नाम तो पहचानते लेकिन उसका चेहरा नहीं पहचानते। नाम सुना हुआ होता है लेकिन उससे अगर नहीं मिले हैं तो उसको चेहरे से हम लोग नहीं पहचानते। तो वो कहते हैं कि पहचानने के लिए दो ही साधन है, रूप और नाम। किंतु लेखक के अनुसार पहचान के लिए नाम का अपना महत्व है। वह रूप से आगे आगे चलता है। नाम के अभाव में पहचान आधा अधूरा रह जाता है। इस प्रश्न पर अनेक बार विचार हुआ है। वास्तव में हर वस्तु का एक निश्चित रूप होता है और वह समाज में प्रचलित नाम होता है। रूप द्वारा वस्तु का परिचय सीमित अर्थात देखने वाले तक होता है, अतः वह व्यक्ति के लिए सत्य है, किंतु नाम समाज द्वारा स्वीकृति पद है। इसलिए नाम के द्वारा हम सहज ही सारे समाज को उसका ज्ञान करा सकते हैं। अतः रूप की तुलना में नाम ज़्यादा व्यापक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम लोग निबंध पढ़ेंगे और इसकी इम्पोर्टेंट लाइन्स की व्याख्या भी।